जैसे स्टैंडर्ड प्राइस रॉ मटेरियल की आप सेट करते हैं तो ये प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट का टारगेट होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सेट करते हैं तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वर्कर्स का टारगेट होता है कि आपने कितने मटेरियल में एक यूनिट बनाना है। तो सिमिलरली जब क्वांटिटी का टारगेट सेट हो गया, प्राइस का सेट हो गया, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस स्टैंडर्ड कॉस्ट भी डेवलप होगी, जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट आ जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा तो किस तरह का स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। इंडिविजुअली उन टाइप से हम इंट्रोडक्शन लेते हैं और इनका डिफरेंट सिचुएशन में यूज पे बात करेंगे। अगेन ये सवाल हमें इन पे लिखने का तो शायद कुछ ना आए, बट एग्जाम में ये टर्म यूज की जा सकती हैं, तो वी शुड बी फेमिलियर विद दिस टर्म। एक है जी करंट स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड से मुराद कि आपने माजी में जो अचीव किया है उसी को स्टैंडर्ड बना दीजिए। मतलब पास्ट में आपने जो प्राइस रुपीज पर केजी ली है उसी पे स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए। माजी में आपने जो केजीज पर यूनिट रॉ मटेरियल यूज किया है क्वांटिटी, उसी को स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए। इन अदर वर्ड, इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंप्रूवमेंट इन करंट परफॉर्मेंस। जो करंट वर्किंग आप कर रहे हो उसी को आप अगले पीरियड के लिए स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर देते हो। इसमें कोई इंप्रूवमेंट की आप गुंजाइश पैदा नहीं करते। इनको इंडिविजुअली इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे अलग डिस्कशन हमारी है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल या चले साथ साथ ही बात ब्रीफली करते जाते हैं। करंट स्टैंडर्ड्स अगर आप यूज करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे ही हाईलाइट हो गया कि इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट का, और ऑर्गेनाइजेशन को इसमें परफॉर्मेंस सेट करने में कोई एज सच इस टारगेट सेट करने में परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट जो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से अचीव करना चाहते हो, कॉस्ट सेविंग, एफिशिएंसी जो आप लाना चाहते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो करके, वो करंट स्टैंडर्ड्स में आपको नहीं मिल पाती। तो करंट स्टैंडर्ड जनरली इसलिए कहा जाए तो इसका यूज कोई इतना रिकमेंडेड है नहीं। बनाना तो बड़ा आसान है जी, माजी में कितना केजी लगा वही स्टैंडर्ड रख दो, माजी में कितना प्राइस लगी वही स्टैंडर्ड रख दो। बनाना बड़ा आसान है बट इसका बेनिफिट जो है वो कम है। इसलिए जनरली करंट स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज नहीं किए जाएंगे। सेकेंड इज अटेनेबल स्टैंडर्ड। अटेनेबल करंट स्टैंडर्ड से थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप होता है। अटेनेबल से मुराद अचीवेबल। इसमें आप अज्यूम करते हैं कि भाई एफिशिएंसी आनी चाहिए पिछली परफॉर्मेंस के मुकाबले में। हाँ, इसमें आप चूंकि अटेनेबल है, आप ये रूम रखते हो कि भाई नॉर्मल वेस्टेजेस भी आएंगी, लेबर में भी कोई आइडल टाइम आएगा, उसका आप रूम रख लेते। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल तो 2.5 केजी लगता है, लेकिन आपको पता है कि ये मटेरियल बनाने में 0.1 केजी के लगभग वेस्टेज भी आती है, तो स्टैंडर्ड 2.5 पर नहीं रखा जाएगा। वर्कर को जो स्टैंडर्ड दिया जाएगा वो जो अचीवेबल है उसको हम 2.6 का स्टैंडर्ड देंगे। अगर आप वर्कर को 2.5 का स्टैंडर्ड दे देंगे जो कि अटेनेबल नहीं है अपरेंटली, क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज आनी है और आपने वेस्टेज का क्वेश्चन ही नहीं रखा, तो वो अटेनेबल नहीं है, तो स्टाफ वर्कर्स उसको अचीव करने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो हमें अटेनेबल स्टैंडर्ड रखने हैं जो हमें पता हो और वर्कर को भी पता हो कि थोड़ी सी तवज्जो से, थोड़ी सी मेहनत से उनको हासिल किया जा सकता है। यूजुअली ये स्टैंडर्ड करंट स्टैंडर्ड से हायर होते हैं ताकि रूम फॉर इंप्रूवमेंट इन करंट परफॉर्मेंस लानी हो एक। और जनरली स्टैंडर्ड्स मीट करने पे वर्कर को इंसेंटिव भी ऑफर किए जाते हैं। तो ये कहानी कैसे सेट होती है कि आप करंटली जो अचीव कर रहे हैं उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे तो अटेनेबल स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाएंगे। एंड अटेनेबल स्टैंडर्ड्स एज इट इज क्लियर अटेनेबल है, इनके लिए आप कोशिश करें तो आप इनको अचीव कर सकते हैं। और अगर आप अटेनेबल स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, जो डिपार्टमेंट जो टीम इस टारगेट को मीट कर रही होगी उसको हम साथ कुछ इंसेंटिव इन द शेप ऑफ बोनसेस, इन द शेप ऑफ एनुअल इंक्रीजेस हम अटैच कर देते हैं। So attainable standards, generally speaking, are the standards which should be used in standard costing. जो हमारे मकसद हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, वो अटेनेबल स्टैंडर्ड से पूरे होंगे कि जिसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी आ जाएगी, परफॉर्मेंस कंट्रोल भी आ जाएगा, स्टाफ की मोटिवेशन भी आ जाएगी, वो सब कुछ अटेनेबल स्टैंडर्ड से आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक थर्ड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इज
आइडियल स्टैंडर्ड। अच्छा, आइडियल स्टैंडर्ड जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, ये यूज किया जाता है भाई अगर परफेक्ट कंडीशंस हो तो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या यूज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड लेबर का टाइम क्या लगना चाहिए। बट वी ऑल नो परफेक्ट सिचुएशन तो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए ये यूजुअली आप ये अनअचीवेबल होते हैं। मतलब आप अज्यूम कर रहे हो वेस्टेज जीरो, तो भाई वेस्टेज जीरो तो नॉर्मली किसी प्रोडक्ट में नहीं होती, आपकी वेस्टेज कुछ ना कुछ आएगी, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। आप अज्यूम कर रहे हो आइडल टाइम जीरो होगा लेबर का, तो भाई लेबर आइडल टाइम जीरो होने के लिए जरूरी है कि आपका कभी प्लांट ब्रेक डाउन ही ना हो, आप कभी आप कभी स्टॉक आउट ही ना हो, आपकी कभी बिजली ही ना जाए, कभी आपका जनरेटर ही खराब ना हो, तभी है ना कि आपका आइडल टाइम जीरो हो जाए। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा ही ये चीजें जीरो रहें। तो आइडियल स्टैंडर्ड परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन अज्यूम करता है, कोई अलाउंस रॉ मटेरियल वेस्टेज का नहीं रखा गया, कोई अलाउंस लेबर इनएफिशिएंसी आइडल टाइम का नहीं रखा गया, एंड यूजुअली नॉट अचीवेबल प्रैक्टिकली, क्योंकि आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती तो इसलिए अचीवेबल भी नहीं होते। अच्छा, फिर इनको फिर पढ़ा क्यों जाता है, लिखा क्यों जाता है, सीखा क्यों जाता है? यूजुअली अब इसके बात कर सकते हैं कि भाई परफेक्ट कंडीशन चूंकि हिस्ट्री नहीं करती इसलिए ये अचीवेबल नहीं है, और जब एक अनअचीवेबल टारगेट्स आप सेट कर देंगे तो वो स्टाफ उसको अचीव करने की कोशिश ही नहीं करेगा, उस अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करेगा, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टाफ शुड इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो स्टाफ जब इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा तो मकसद फोत हो जाएगा। तो इसलिए जनरली ये यूज नहीं किया जाता स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। हाँ, इनको आप मैयर करते हो और एक लॉन्ग टर्म टारगेट्स के तौर पे अपने सामने रखते हो कि यार 5 साल में 7 साल में हमें इसकी तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। किस तरह हम वेस्टेज को जीरो कर सकते हैं, किस तरह हम प्लांट ब्रेकडाउन को जीरो कर सकते हैं कि आइडल टाइम में ना आए, किस तरह हम परफेक्ट वर्किंग कंडीशन पैदा कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस एफर्ट है जो कि चलते रहना चाहिए, और आइडियल स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि करंट स्टैंडर्ड आपका 2.7 केजी पर यूनिट है, ये करंट स्टैंडर्ड आपका। आपने अटेनेबल स्टैंडर्ड सेट किया 2.6 केजी, और आइडियल स्टैंडर्ड हम जैसे बात करें वो 2.5 केजी है शायद। तो 2.5 केजी पे जाना आपका एक लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है कि भाई वेस्टेज अभी जो हमारी 0.2 हो रही है इसको 0.1 पे तो लाया जा सकता है, 0.1 केजी पे इसको जीरो करना, ये आइडियल टारगेट हमारा हो सकता है, गोल हो सकता है लॉन्ग टर्म के 3 साल 4 साल 5 साल में हम इसको जीरो करेंगे। किस तरह करेंगे उस पर बात की जा सकती है, कोशिश की जा सकती है। बट आप अगर इनको सेट कर देंगे अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एज अ टारगेट टू द एम्प्लॉई कि भाई ये हासिल करो, तो वो डीमोटिवेशन स्टाफ में ले आएगा कि भाई ये तो अनअचीवेबल टारगेट्स हमें दे दिए गए हैं, ये तो हासिल हम कर ही नहीं सकते, इसके लिए कोशिश करने का फायदा ही कोई नहीं है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव है सारे वो आपके मकासद जो है वो आप फोत कर बैठोगे। तो साथ साथ हम इन टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड के प्लस माइनस भी डिस्कस करते जा रहे हैं। लास्ट इज बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड एज सच कोई एकेडमिकली इसकी कोई एक्सप्लेनेशन हमें बहुत ज्यादा मिलती नहीं है, मतलब मैं इसको जो इतनी बुक्स कर मैंने पढ़ी उनसे मैं समझ पाया हूं, ये जनरल ओवरऑल गाइडलाइन होती है प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर। तो इसलिए एक दफा ये गाइडलाइन डेवलप कर ली जाती है, उसको बना के साइड पर रख दिया जाता है, ये चेंज नहीं होती। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये भी यूज नहीं होती, लेकिन ये गाइडलाइन में भी अटेनेबल स्टैंडर्ड ड्राइव करने के लिए, इससे आइडियल स्टैंडर्ड ड्राइव करने के लिए शायद इसको यूज किया जाता है। एक ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बेसिक cost structure at the, maybe it will be developed at the time the product is introduced in the market, प्रोडक्शन जब शुरू की जा रही है उस वक्त ये डेवलप कर लिया जाता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे इस प्रोडक्ट के, उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर ब्रॉडली स्पीकिंग क्या होगा, और इसके बाद फिर इसी बेसिक कॉस्ट स्ट्रक्चर को यूज करके आप अपने अटेनेबल स्टैंडर्ड और आप अपने आइडियल स्टैंडर्ड ड्राइव कर लेते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड भी जैसे मैंने कहा ये एक दफा बना लिया जाता तो लॉन्ग टर्म में इसको चेंज नहीं किया जाता, जबकि अटेनेबल स्टैंडर्ड करंट स्टैंडर्ड है वो तो हर साल बदल जाएंगे, हर साल आपकी अचीव करते हो फर्क होंगी। अटेनेबल स्टैंडर्ड हर साल आप करंट परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाना चाहोगे। आइडियल स्टैंडर्ड वो भी शायद चेंज नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म में सेम रहते हैं अनलेस आपकी टेक्नोलॉजी चेंज ना आ जाए। तो ये जनाब टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड क्या है। अब इनकी थोड़ी सी एप्लीकेशन के लिए हम हमारे पास कुछ ना बेसिक सी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये एक चीज याद रखनी है, ये मैं इनकी रीजन से डिस्कस में करता गया साथ साथ
कि स्टैंडर्ड, जैसे ये भी खैर मैंने बता दिया, रिव्यू होते रहते हैं, नॉर्मली रिव्यू होते रहते हैं इनको, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, रॉ मटेरियल की क्वालिटी बदल जाती है, पर आपकी प्लांट की टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो उसकी वजह से आपके स्टैंडर्ड रिवाइज होने चाहिए। क्योंकि आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपके स्टैंडर्ड ऑब्सलीट होंगे तो फिर उन मकसद हासिल नहीं होता। स्टैंडर्ड अप टू डेट होंगे, अटेनेबल होंगे, तभी आपके ऑब्जेक्टिव आप हासिल कर पाते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ बेसिक एक्टिविटीज हैं जो स्टैंडर्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन को ही लेके हैं, एंड कुछ तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन लास्ट सेशन में की थी, इलस्ट्रेशन 1 और 2 पर। ये मजीद कुछ एक्टिविटीज हैं, लेकिन ये शायद ये जो हमने अभी टर्म्स पढ़ी हैं, इन टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए स्टैंडर्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन है। तो इलस्ट्रेशन 4, 5 एंड 6 तीन इलस्ट्रेशन है, बड़ी बेसिक इलस्ट्रेशन है ये भी, तो इन पे हम डिस्कशन करते हैं। कोई सवाल यहाँ पे अगर है जी आपके पास पूछना चाहते हो? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 4 पे बात करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 आपके सामने आ रही, रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर शर्ट इफ एन आइडियल स्टैंडर्ड इज यूज्ड। आइडियल स्टैंडर्ड की डेफिनेशन हमें पता है, नो वेस्टेज। आगे वैसे एलैबोरेट भी कर दिया, दैट प्रोवाइड फॉर नॉट प्रोवाइड फॉर एनी लॉसेस। और पार्ट बी है स्टैंडर्ड कॉस्ट अलाउड फॉर अ लॉस ऑफ 5% ऑफ इनपुट मटेरियल। अगर आप 5% लॉस अलाउ कर दें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी? डाटा देखते हैं जी। हमें आइडियल स्टैंडर्ड कॉस्ट लेनी है, हमें आइडियल स्टैंडर्ड कॉस्ट लेनी है, और हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट विच अलाउज फॉर 5% लॉस वो लेनी है। कंपनी स्टिचेस शर्ट्स in its production system. There is some wastage of cloth in production, and normal loss is 5% of the cloth input to stitching process. Normal loss तो कहीं 5% होता है जी। The standard quantity of cloth per shirt is 3 meter, which costs 200. हमसे कहा जी standard cost which does not provide for any loss. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जिसमें लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं रखा गया, तो वो बनेगी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ क्लॉथ 2.5 मीटर, सॉरी 3 मीटर, 3 मीटर into 200 per meter, it is 600. it this quantity, this cost does not allow for any loss. लेकिन अगर 5% ऑफ इनपुट लॉस हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है 3 मीटर की, ये 5% लॉस के बाद है, ये नेट है। तो फिर इनपुट क्या होनी चाहिए? ये इनपुट है। और कॉस्ट तो फिर जब लॉस आ जाता है फिर ग्रॉस और नेट क्वांटिटी आ जाती है, और फिर हमें पता है लॉ कॉस्ट तो फिर ग्रॉस क्वांटिटी में मेजर की जाती है अगर आपने लॉस को भी इनकॉर्पोरेट करना है। तो जनाब यहां से देख लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ क्लॉथ क्या आती है। क्या आ रही है जी? कॉस्ट ऑफ क्लॉथ क्या आ रही है जी? यहाँ पे कैलकुलेट करें पार्ट बी की 632। ठीक हो गया जी, 632। ये है आइडियल स्टैंडर्ड 600 रुपये, और ये आप कह सकते हैं अटेनेबल स्टैंडर्ड जिसमें 5% लॉस को हमने बिल्ट इन कर लिया है क्लॉथ पे। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 5 देखिए। इलस्ट्रेशन 5 में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है जी? कैलकुलेट a standard cost of bread for a sandwich. Standard cost of bread for a sandwich based on ideal, current, attainable.
3 स्टैंडर्ड्स के तहत हमें कॉस्ट ऑफ ब्रेड पर सैंडविच बनाना है। CTC is a coffee shop and produces cold sandwiches for its customers. Each sandwich requires 3 slices of bread, which are baked in the shape of loaf of bread containing 24 slices. Each loaf of bread cost 72. 72 रुपए का एक लोफ बनता है जिसमें 24 स्लाइसेस होते हैं। It is estimated that currently 30% of bread is wasted. Management would like to reduce this wastage to 20%. Currently 30% ब्रेड आपकी वेस्ट हो जाती है, मैनेजमेंट चाहती है इसको 20% पे लाया जाए। अब आते हैं कॉस्ट। उसने कहा जी आइडियल कंडीशन, तो आइडियल कंडीशन में हमें पता है लॉस 0 होता है। करंट कंडीशन, इसका मतलब करंट कंडीशन में जो अभी अचीव हो रहा है वो 30%। अटेनेबल जो मैनेजमेंट हासिल करना चाहती है 20% लॉस। तो ये 3 लॉसेस की एक तरह की हमारे पास सिचुएशन आ गई कि भाई 0% लॉस अगर आए हमारा ब्रेड में, तो कॉस्ट ऑफ ब्रेड पर सैंडविच क्या आएगा। अगर 30% लॉस ऑफ ब्रेड आए तो कॉस्ट ऑफ ब्रेड पर सैंडविच क्या आएगा। और अगर हम इस लॉस को 20% पे ले आए तो फिर हमारी कॉस्ट ऑफ ब्रेड पर सैंडविच क्या है। अच्छा, इसको प्रेजेंटेशन के कई तरीके हो सकते हैं। मेरे ज़हन में जो इमीडिएट सिंपल मेथड आ रहा है मैं उसके हिसाब से चलूं। पार्ट ए, आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड में कॉस्ट पर स्लाइस हमारी 72 रुपए के 24 स्लाइस हमें मिलने चाहिए, क्योंकि हमारी ब्रेड में 24 स्लाइसेस की क्वांटिटी उसका साइज है। तो 0 लॉस के साथ ये हमारी कॉस्ट पर स्लाइस बन जाती है। और एक सैंडविच में कितने स्लाइसेस ये होते हैं। ईच लोफ ऑफ ब्रेड दिस ईच सैंडविच रिक्वायर्ड 3 स्लाइसेस। तो ये हमारी कॉस्ट पर स्लाइस है विद 0 लॉस इनटू 3। तो कॉस्ट ऑफ ब्रेड पर सैंडविच क्या आई। कॉस्ट ऑफ ब्रेड पर सैंडविच is 9 in this case. When we assume 0 loss, तो 72 रुपए में हमें पूरे 24 सैंडविच मिल जाएंगे और हमें 3 स्लाइसेस चाहिए। सॉरी, 72 रुपए में 24 स्लाइसेस मिल जाएंगे, हमें 3 स्लाइसेस चाहिए एक सैंडविच में। तो एक सैंडविच की कॉस्ट बी। अगर हम 30% लॉस लेंगे तो इसका मतलब हमें 24 स्लाइस पूरे नहीं मिलेंगे, 24 का 70% मिलेगा। ये कॉस्ट पर स्लाइस बन गया इनटू 3 स्लाइसेस की कॉस्ट। तो जैसे देख लीजिएगा इस कैलकुलेशन को, अगर 30% लॉस है तो फिर हमें 24 स्लाइस पूरे नहीं मिलेंगे। 72 रुपए में हमें 24 का 70% स्लाइस मिलेंगे। तो कॉस्ट पर स्लाइस क्या है इनटू 3 स्लाइसेस, इट इज 12.87 टू बी प्रिसाइज। कॉस्ट पर यूनिट जैसे आपसे मैंने पहले भी कहा है 2 डेसिमल तक लिखा कीजिए। जब आप पर यूनिट कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 डेसिमल तक ले जाया कीजिए। दिस इज शुड बी योर नॉर्मल प्रैक्टिस। ये आपका करंट स्टैंडर्ड हो गया और अटेनेबल है। आप चाहते हैं कि भाई आपका लॉस 30 नहीं 20 पे आ जाए, तो इसका मतलब आपको फिर 24 के 80% स्लाइस मिलने चाहिए। ये कॉस्ट पर स्लाइस है इनटू 3 स्लाइसेस की कॉस्ट क्या बनी जी। 11.25। ठीक हो गया जी। जी एनी क्वेश्चन। तीनों स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन आप पास है, आइडियल, करंट एंड अटेनेबल। एनी क्वेश्चन। थ्री बाय 17 टू 100 क्या करना चाह रहे हो बेटा फारूक। 3 बाय 17 टू 100 से निकालना क्या चाह रही हो। 3 क्या है, 70 क्या और 100 क्या है। बेटा एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग दीज वैल्यूज
आप जैसे मर्जी प्रेजेंट कर दो। मैंने ये कैलकुलेशन शुरू करने से पहले कहा था कि भाई प्रेजेंटेशन कैलकुलेशन की किसी भी अंदाज से देखी जा सकती है। लाइक आपका आंसर डिफरेंटली प्रेजेंट हुआ हुआ है, ठीक है, और मैंने कैलकुलेशन डिफरेंटली प्रेजेंट की है। आंसर हमारा दोनों में सेम है, फाइनल वैल्यू हमारी दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। तो आप अगर ये 3/17 ये कॉस्ट पर स्लाइस एडजस्ट कर रहे हो तो यस यू आर राइट, ऐसे भी किया जा सकता। क्वांटिटी कॉस्ट पर स्लाइस को ऐसे एडजस्ट कर रहे हो तो ये भी ठीक है। आपका आंसर इसी पैटर्न पे प्रेजेंट हुआ होगा। एज लॉन्ग एज आई रिपीट, आपकी वैल्यूज फाइनल ये आ रही हैं, आपका आंसर ठीक होगा। नो नीड टू वरी। जी एनी क्वेश्चन? बट असल चीज ये है कि आपको हिट एंड ट्रायल से इन आंसर्स पे नहीं पहुंचना। असल चीज ये है कि आप जो भी कैलकुलेशन फॉलो कर रहे हैं, यू शुड बी क्लियर कॉन्सेप्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअली अगर आप क्लियर है तो एक कैलकुलेशन को प्रेजेंट करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन बदलती है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाता। जी एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल किसी बच्चे के जहन में? अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। A company manufactures product A. Due to a bottleneck in the production process, there is some idle time, and it has been estimated that normal amount of idle time is 10% of hours paid. आइडल टाइम की डेफिनेशन आगे भी चल के हमारी काफी बात होनी है। लेट मी क्लियर। आइडल टाइम समरात वो टाइम जिसमें लेबर को आप सैलरी पे करते हो लेकिन वो काम नहीं करती, ठीक है। आइडल टाइम की डेफिनेशन, द टाइम फॉर विच लेबर इज पेड सैलरी बट इज अनएबल टू परफॉर्म वर्क। तो उन्होंने कहा जी नॉर्मल अमाउंट ऑफ आइडल टाइम, बॉटलनेक है प्रोसेस की जिसकी वजह से लेबर आइडल रहता है। और वो कितना आइडल रहता है? 10% ऑफ द आवर्स पेड। आप उसको 10 घंटे की तनख्वाह दोगे, 1 घंटा वो फारिग रहेगा, 9 घंटा काम करेगा। Time and motion studies suggest that 1 unit of product A requires 4.5 hours working hours. Labor is paid 50 per hour. Calculate standard cost of labor for 1 unit of product A. अच्छा, अब यहां पे देखिए, जिस तरह मटेरियल में वेस्टेज का कॉन्सेप्ट आता है तो मटेरियल की ग्रॉस और नेट क्वांटिटीज दो बन जाती हैं। दोबारा सुनिएगा, मटेरियल में जब वेस्टेज का कॉन्सेप्ट आता है तो हमने वहां पे सीखा वह है कि आपकी फिर इनपुट की जाती है ग्रॉस क्वांटिटी, इसमें से लेस होता है लॉस, और देन आपकी फाइनल बचती है नेट क्वांटिटी। और हमने जो चीज सीखी हुई है कि कॉस्ट पर यूनिट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे ली जाती है। सेम इज द केस, सिमिलर केस इज डेवलप्ड व्हेन लेबर में आइडल टाइम आता है। जैसे इस केस में हमें उसने कहा है कि भाई आप जितने भी घंटे का टाइम, जितने आवर्स की सैलरी पे करेंगे उसमें से कुछ आइडल टाइम आ जाएगा जिसके बाद आपके पास वर्किंग टाइम बचेगा। बिल्कुल जैसे मटेरियल में हमने बात की कि भाई नेट वर्किंग नेट क्वांटिटी जरूर बचती है बट कॉस्ट आपने ग्रॉस क्वांटिटी पे लेनी है। सेम इज द केस हियर, नेट टाइम पे कॉस्ट नहीं ली जाएगी लेबर की, टाइम पेड पे कॉस्ट ली जाएगी, क्योंकि ये आइडल टाइम नॉर्मल है। ये आइडल टाइम नॉर्मल है, ये आना ही आना है। जैसे हमारे क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है प्रोडक्ट बनाने में तो 4.5 आवर लगते हैं, तो 4.5 आवर्स प्रोडक्ट बनाने में लग रहे हैं, जो कि हमें पता है 10% वेस्टेज के बाद 90% आ रहे हैं। तो कॉस्ट 100% पे डिटर्मिन की जाएगी। तो इसका मतलब आप देखोगे इसके कॉस्ट, इसका वेस्टेज टाइम कितना आएगा, वो होगा जी 10/90 इंटू 4.5। ये आपका वेस्टेज आ जाएगा, ये बनता है जी 0.5, और यहां से आप ग्रॉस पे चले जाओ तो वो 5 है। बेशक प्रोडक्ट बनाने में आपके 4.5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अगर 10% नॉर्मल वेस्टेज टाइम है पेड टाइम का,
तो आपको ये काम करवाने के लिए तनख्वाह 5 घंटे की देनी पड़ेगी। तनख्वाह 5 घंटे की है तो आपकी लेबर कॉस्ट भी 5 घंटे पे बेस करेगी। सो 50 इंटू 5 आपकी लेबर कॉस्ट जो आएगी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, इट विल बी ₹50 इंटू 5 आवर्स, इट विल बी 250। और ये वर्किंग अगर प्रेजेंट करना चाहो, ऊपर तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसको फाइनल आंसर आप इसका प्रेजेंट कर सकते हो। ₹50 इंटू 4.5 डिवाइड विद 90 कर दो, इंटू 100 कर दो। ये आपने नेट टाइम को ग्रॉस टाइम बना लिया और इस पे आपने आंसर 250 वर्कआउट कर लिया। जिस तरह क्वांटिटी नेट और ग्रॉस होती है, कॉस्ट ग्रॉस पे मेजर की जाती है, इस तरह लेबर में भी वर्किंग आवर्स, वर्किंग टाइम और पेड टाइम, दो तरह के टाइम आ जाते हैं जब आइडल टाइम बीच में आ जाए। तो लेबर की कॉस्ट भी पेड टाइम पे निकाली जाती है, वर्किंग टाइम पे नहीं निकाली जाती। और ये 4.5 हमें वर्किंग टाइम दिया गया है, हमने इसको इस फैक्टर की मदद से पेड टाइम में कन्वर्ट किया, 5 आवर्स में कन्वर्ट किया, और फिर 5 आवर्स की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट पर यूनिट हमारी बनेगी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, नाउ वी मूव टूवर्ड्स चैप्टर 8। स्टैंडर्ड कॉस्ट जब आप सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपका वेरिएंस एनालिसिस का काम शुरू होता है। और हमें क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा है, वेरिएंस एनालिसिस के चैप्टर में से आता है, इसलिए हमारी डिस्कशन ज्यादा जो होने वाली है, जो क्वेश्चन भी पास पेपर के हमने देखने हैं, वो वेरिएंस एनालिसिस पे होने वाली है। अच्छा जी, कॉस्ट हर स्टैंडर्ड कॉस्ट हर एलिमेंट की सेट की जाती है। हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड देखा था इलस्ट्रेशन 1 और 2 में, मटेरियल क्वांटिटी इनटू प्राइस, लेबर आवर्स इनटू रेट, वेरिएबल ओवरहेड आवर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट, फिक्स्ड ओवरहेड आवर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट, हर आइटम का स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। इसी तरह वेरिएंस एनालिसिस भी जब किया जाता है तो हर आइटम ऑफ कॉस्ट का अलहदा अलहदा किया जाता है। मटेरियल कॉस्ट के वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, लेबर कॉस्ट के वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, ओवरहेड के वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा जी, वेरिएंस एनालिसिस में सबसे पहली चीज तो आती है हाउ टू कैलकुलेट दोज वेरिएंसेस। तो हम वन बाय वन पहले हम मटेरियल कॉस्ट के वेरिएंसेस से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट में हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला, वेरी बेसिक फार्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये बेसिकली आ जाती है आपकी, इनको मल्टीप्लाई करना तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट आ जाती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस करते हैं तो ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर आउटपुट, और ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है। तो ये आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस आ जाता है। ये जो है इसका ब्रेकअप एक तरह का आपको दिया हुआ है कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे ली जाती है, आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल कॉस्ट कैसे आती है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो हम पहले ये वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं, और फिर हम आगे इस डिस्कशन को कैरी करेंगे। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा चैप्टर 8 की इलस्ट्रेशन 1, पेज 312 पे आपके पास आ रही है। ये बेटा, ये कैमरा शायद किसी बच्चे का ऑन हुआ है, जिसकी वजह से ये विंडो आ रही है, तो काइंडली अपने कैमरा से चेक कीजिए।
ये फार्मूला भी मैं जरा अच्छा जी, मैंने आपको इस फार्मूले की जो एक्सप्लेनेशन आपसे दी, ये है जी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला। और मैंने आपको कहा इस फार्मूले की अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्सप्लेनेशन आपको क्या दी, दिस इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है, और ये जो दूसरा फैक्टर है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ये आपकी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है। ऑफ कोर्स एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। ये मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली आपसे शेयर की। अब इसके मुताबिक हम जरा इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ते हैं और फिर हम इस फार्मूले को अप्लाई भी करते हैं और इस पे बात भी करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसमें हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है फर्स्ट फेज में। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आगे बाइफर्केशन है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करें। Jaffa company makes a single product with the following standard material cost per unit. 4 kg of material D at 10 rupees per kg. ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है। 4 kg लगता है एक यूनिट बनाने में, 10 रुपए के हिसाब से, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट बन गई 40। एक्चुअल डिटेल्स के यहाँ जी एक पर्टिकुलर पीरियड की आउटपुट 1000 यूनिट बनाया आपने, मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड 4400 केजी, और इस मटेरियल की कॉस्ट 41,800। ये एक्चुअल डिटेल्स हैं। अब हमने इस एक्चुअल डिटेल में से, ये स्टैंडर्ड डिटेल, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये एक्चुअल डिटेल, इसमें से हमने ये डाटा एक्सट्रैक्ट करना है जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस होती है, लेकिन हमें तो यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल है एक फिगर कि एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्या है, 41,800। तो हमें एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस को मल्टीप्लाई करने के लिए दो वैल्यूज नहीं दी गई, हमें एक वैल्यू डायरेक्टली दे दी गई है। तो 41,800 ये हमारी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है जो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए लगी। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर दिस एक्चुअल आउटपुट 41,800 है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट इन 1000 यूनिट्स की क्या थी? अच्छा, इसको ना कैलकुलेट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं कि ये 1000 यूनिट बनाने की हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। एक तरीका है स्टैंडर्ड को डायरेक्ट 40 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट 40 रुपए पर यूनिट है ना, तो आप 1000 यूनिट्स इंटू ₹40 पर यूनिट कर सकते हो, 40,000। और एक तरीका है वो जो फार्मूले में लिखा नजर आ रहा है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कर दो, कि आप देखो 1000 यूनिट्स के लिए हमें क्वांटिटी कितनी अलाउड थी, 1000 यूनिट्स इंटू 4 kg, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 10। यही आंसर आपका इधर से भी आ सकता है। तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट कर लो, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट कर लो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक्सेप्टेबल है, आंसर दोनों से सेम आ रहा है। अच्छा, यहां पे मैं चीज आपको ये बता दूं अहम, अक्सर बच्चे समझते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ फार्मूला को रटा लगाने का काम है। तो बेटा दिस इज नॉट द केस। ठीक है, फार्मूलाज भी हमें याद रखने हैं, लेकिन विदाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग
विदाउट नोइंग के स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस बनता क्या है, विदाउट नोइंग एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस है क्या, ये रटा आप पे किसी काम नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा, अगर आपको पता है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस एक्चुअल कॉस्ट होती है, तो एक्चुअल कॉस्ट तो रेडीली अवेलेबल है, आप वो फिगर उठा के यहां पे ले आओगे। लेकिन अगर आपने फार्मूला रटा हुआ है और आपको इसकी लॉजिक नहीं पता कि भाई इससे कैलकुलेट क्या हो रहा है, तो आप फिर एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस ही सवाल में ढूंढते रहोगे, जो कि आपको मिलनी नहीं है, सवाल हल होना नहीं है आपसे। तो फार्मूलाज हमने याद रखने हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसी तरह मैंने आपको कहा कि भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस जरूर है, लेकिन इससे मिलता क्या है, इससे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट मिलती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इस सवाल में ये इस तरह बनाना, या आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मर्जी प्रेजेंट कर लो। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन जाती है और ये आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है मटेरियल की। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है, 1000 यूनिट्स के लिए आपको क्वांटिटी यूज कितनी करनी चाहिए थी, और ये उसकी केजी की प्राइस आ गई, यहां से स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाती है। तो मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेट करूं, वही वर्किंग लेके आऊं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी 1000 इंटू 4 kg और स्टैंडर्ड प्राइस हमारी ₹10 है। सम करें, स्टैंडर्ड कॉस्ट 40,000 और एक्चुअल कॉस्ट 41,800। तो जो कीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो वेरिएंस आ रहा है 1800 का है। वेरिएंस के आंसर कभी माइनस या पॉजिटिव में कैलकुलेट नहीं करते। इसको एक और अंदाज से देख लीजिए, मैं आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर दूं। आप फार्मूलाज में एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट कर लीजिए या स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 41,800 माइनस 40,000 करो या 40,000 माइनस 41,800 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाना। तो ये आपके लिए एक आसानी है कि फार्मूलाज हमने याद करने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। अब इसमें से इसको माइनस करो या रिवर्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज से आजाद रहना है, इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। हम स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कर दें या एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट कर दें, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो 1800 का जवाब लाना। अच्छा, माइनस पॉजिटिव साइन तो नहीं लगता, लेकिन हमने ये जरूर बताना होता है कि ये वेरिएंस जो आया है ये फेवरेबल है या एडवर्स है। अब इसकी तवज्जो से गाइडलाइन सुन लीजिएगा, बड़ी सिंपल गाइडलाइन है, लेकिन आपको याद रखनी है। एक वेरिएंस फेवरेबल तब कहलाता है जब हमने अपने स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म किया हो। हमने स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स में इजाफा आएगा, तो हम कहते हैं कि वेरिएंस फेवरेबल है। लेकिन अगर हमने अपने स्टैंडर्ड से बुरा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स में कमी आ जाएगी, तो हम कहते हैं जी स्टैंडर्ड एडवर्स है। हमारे इस केस में हमारा स्टैंडर्ड क्या था कि हमारा 1000 यूनिट्स बनाने पे मटेरियल कॉस्ट आनी चाहिए 40,000 और एक्चुअल कॉस्ट हमारी आ गई 41,800। तो अब बताइए, हमने अपने स्टैंडर्ड से मुकाबले में जो नतीजा हासिल किया, क्या इस नतीजे से हमारे प्रॉफिट में इजाफा आएगा या कमी आएगी? 40,000 स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, हमारी एक्चुअल कॉस्ट 41,800 आ गई, तो इसका मतलब हमने अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा खर्चा कर दिया ना। तो स्टैंडर्ड से ज्यादा कॉस्ट का मतलब हमारे प्रॉफिट्स हमारे अंदाजे से कम आएंगे। इट मींस दिस इज एडवर्स वेरिएंस। दिस इज एडवर्स वेरिएंस। इसको एडवर्स भी कहा जाता है, इसको अनफेवरेबल भी कहा जा सकता है, लेकिन यूजुअली फेवरेबल एंड एडवर्स ये दो टर्म हम यूज करते हैं। दिस इज एडवर्स वेरिएंस। तो हम वेरिएंस के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाते, हम वेरिएंस के साथ फेवरेबल या एडवर्स लिखते हैं। अब मैंने 41,800 माइनस 40,000 लिखा हुआ है, जवाब तो मेरा 1800 ही आना ना। और डिसीजन मैंने कैसे लेना है कि भाई मेरी स्टैंडर्ड क्या कॉस्ट है, मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज्यादा है, एडवर्स। कभी भी वेरिएंस को, मैं फिर तवज्जो दिला दूं, अक्सर बच्चे जिन्होंने पहले पढ़े होते हैं फार्मूलाज रटे होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव से फेवरेबल एडवर्स को याद किया होता है, जी पॉजिटिव है तो फेवरेबल है, नेगेटिव है तो एडवर्स है। नेवर डू इट लाइक दिस।
यू विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द वेरिएंसेस क्वेश्चन अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव से इनको याद करोगे। पॉजिटिव नेगेटिव से याद करने में एक तो आगे जाके आपसे गलतियां होनी है, दूसरा फॉर्मूले को याद, मेमोरी का प्रेशर आप पे बढ़ जाता है कि ए माइनस बी करना है या बी माइनस ए करना है। मैं आपको कह रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव करना ही नहीं है तो ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो, फॉर्मूला इज द सेम। और एडवर्स फेवरेबल का फैसला हमेशा हम देखेंगे कि भाई हमारा स्टैंडर्ड क्या था, हमारा एक्चुअल क्या है, और एक्चुअल का इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट्स पे क्या आ रहा है। इस केस में एक्चुअल कॉस्ट हमारी स्टैंडर्ड से ज्यादा हो गई है तो इसका इंपैक्ट हमारे पॉजिटिव, हमारे प्रॉफिट पे नेगेटिव है, एडवर्स है। तो दिस इज एडवर्स वेरिएंस। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। वेरिएंस का मकसद क्या है? वेरिएंसेस का मकसद है अकाउंटेबिलिटी करना। मतलब हमें ये तो पता लग गया कि हमारी कॉस्ट हमारे स्टैंडर्ड के मुकाबले में 800 रुपये, 1800 रुपये ज्यादा आई है, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें इसके जिम्मेदार को भी पकड़ना है। अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें इसके जिम्मेदार को भी पकड़ना है कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये जो हमें 1800 रुपये के हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा खर्चा आ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? अब देखिए, इसमें दो पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। एक हो सकती है कि हमारी यूजेज, हमारी जो एक्चुअल यूजेज है वो ज्यादा है स्टैंडर्ड यूजेज से। और दूसरा इंपैक्ट यहां पे आ सकता है कि हमारी एक्चुअल जो मटेरियल का रेट है या प्राइस कह लीजिए, वो ज्यादा है स्टैंडर्ड प्राइस से। अगर तो ये नुकसान हमारा हुआ है यूजेज की वजह से तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, और अगर ये नुकसान हमारा हुआ है प्राइस की वजह से तो फिर परचेज डिपार्टमेंट हमारा जिम्मेदार है। तो वेरिएंस एनालिसिस का असल मकसद अकाउंटेबिलिटी है ताकि हमें हमें पता लगे खराबी कहां पे है, प्रोडक्शन में खराबी है या परचेज में खराबी है। जहां पे खराबी है उस खराबी को दूर करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी हम इसका एनालिसिस करते हैं आगे चल के, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल हमें पता लगता है कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खराबी है, लेबर ने वेस्टेज ज्यादा कर दी है। भाई लेबर ने वेस्टेज ज्यादा कर दी है, इसका मतलब लेबर को शायद ट्रेनिंग की जरूरत है, तो लेबर को ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि आइंदा वेस्टेज ना हो। ठीक हो गया? तो हमें वजह पता लगेगी तो हम उस वजह को एड्रेस कर सकेंगे। हमें वजह पता लगेगी तो हम वहां पे, किसी ने अगर फेवरेबल वेरिएंस लिया तो उसको रिवॉर्ड करना है, किसी ने एडवर्स लिया है तो उसको भी, उसको हमने एलिमिनेट करवाना है वार्निंग दे के, ट्रेनिंग करके। तो इसीलिए टोटल कॉस्ट वेरिएंस के दो हिस्से बनाए जाते हैं मटेरियल में। एक कहलाता है प्राइस वेरिएंस, एक कहलाता है यूजेज वेरिएंस। कि भाई टोटल वेरिएंस तो हमने देख लिया हमें क्या आया है, अब इसके दो टुकड़े किए जाते हैं
कि इसमें प्राइस का इंपैक्ट कितना है, इसमें यूजेज का इंपैक्ट कितना है। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला जनाब ये बनता है, स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने सेट की वो क्या है, एक्चुअल प्राइस जो हमने बाय की वो क्या है, और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्राइस का डिफरेंस लीजिए, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यूजेज वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमें यूज करने चाहिए थी वो क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने यूज की वो क्या है, मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस लीजिए और उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका यूजेज वेरिएंस आता है। अगेन ये फार्मूलाज हमें याद करने हैं। फार्मूलाज को, अच्छा यहां पे मैं एक और चीज बता दूं, फार्मूलाज का एक्सप्रेशन, एक तो ये जब मैं आपसे नोट्स में शेयर कर रहा हूं आपके सामने ये आ रहा है, इसके अलावा भी 2-3 तरीके हैं फार्मूलाज को प्रेजेंट करने के। हमें हर तरीका सीखने की जरूरत नहीं है, आपको एक तरीका आपसे शेयर कर लिया है, आप इसी को लेकर चलते चलिए। एग्जाम में सवाल आपको जो 5 पेपर क्वेश्चन मिलेंगे उनमें हो सकते हैं डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट प्रेजेंटेशन यूज की गई हो, तो यू डोंट हैव टू फॉलो एवरी फॉर्मेट, एवरी प्रेजेंटेशन। आप इसी प्रेजेंटेशन पे तमाम सवालों को हल करेंगे और आगे चलते जाएंगे। तो ये जनाब प्राइस और यूजेज वेरिएंस का हमारे पास फार्मूला आ गया। तो अब हम सवाल की पूरी रिक्वायरमेंट अगर पढ़े ना, तो हमारी रिक्वायरमेंट थी टोटल कॉस्ट वेरिएंस लाइए और इसको फिर बाइफरकेट कीजिए प्राइस और यूजेज वेरिएंस। ठीक हो गया। तो अब हम इसका प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग मैंने अब फार्मूलाज की आपसे शेयर कर ली, मैं अब प्राइस वेरिएंस का फार्मूला लेके आता हूं। और मैंने जैसे कहा कि आई विल नेवर टेक केयर कि मैं एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस करूं या मैं स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस करूं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है, जो मर्जी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी ये ना देखिए अगर ये पहले मैंने एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कर दिया, अब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या सीखा हुआ है कि भाई प्राइसेस का डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस लेने की एक्चुअल में से स्टैंडर्ड माइनस करें, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करें, फर्क नहीं पड़ता। और फार्मूला में हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से, ये हमारा प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है। लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट, पहले हम इसको सॉल्व कर लें, फिर हम दूसरा वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। अब हम कॉस्ट वेरिएंस जो हमारा टोटल 1800 का आया था उसके दो हिस्से करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड प्राइस हमारी मटेरियल की क्या है, 10 रुपीस पर केजी। स्टैंडर्ड प्राइस हमारी 10 रुपीस पर केजी है। एक्चुअल प्राइस हमारी क्या है, एक्चुअल प्राइस हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल क्वांटिटी से डिवाइड करें तो एक्चुअल प्राइस आती है। तो क्या मैं करता हूं कि मैं एक छोटी सी वर्किंग एक्चुअल प्राइस इसी के नीचे देता हूं। इट इज एक्चुअल कॉस्ट 41,800 ओवर एक्चुअल क्वांटिटी 4,400 kgs। तो यहां से हम एक्चुअल प्राइस ले सकते हैं। बताइए एक्चुअल प्राइस क्या आ रही है, 9.5। 9.5 हमारी एक्चुअल प्राइस है और एक्चुअल क्वांटिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने यूज भी की थी कैलकुलेशन में 4,400। लीजिए जी, अब यहां से आप वेरिएंस ले सकते हैं 4400 इंटू 0.5, इट इज ₹2200। अच्छा जी, हर वेरिएंस के साथ फेवरेबल एडवर्स लिखना जरूरी है। तो ये 2200 का वेरिएंस आ गया, फेवरेबल या एडवर्स इसके लिए तवज्जो कीजिएगा। प्राइस वेरिएंस है ना, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल या एडवर्स, आप प्राइसेस को कंपेयर करके फैसला करते हो। आपकी स्टैंडर्ड प्राइस थी 10 रुपए पर केजी, एक्चुअल आपने प्राइस पे की 9.5 रुपीज पर केजी। अब बताइए ये जो आपने एक्चुअल प्राइस पे की है ये आपके प्रॉफिट में इजाफे का बाइस बनी या कमी का बाइस बनी? तो आंसर इज एक्चुअल प्राइस हमने स्टैंडर्ड से कम पे कर दी है, विच इज गुड फॉर द कंपनी, इससे तो हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे। इट मींस प्राइस वेरिएंस इज फेवरेबल, प्राइस वेरिएंस इज फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया, फार्मूला प्राइस वेरिएंस का और कैलकुलेशन। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब यूजेज वेरिएंस पे आते हैं हम।
यूजेज वेरिएंस का फार्मूला एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूजेज उसका डिफरेंस लेंगे और यूजेज वेरिएंस को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड क्वेश्चन में रेडिली अवेलेबल है हमें 4400 केजी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए हम छोटी सी एक वर्किंग यहां परफॉर्म कर लेते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा फॉर एक्चुअल आउटपुट ली जाती है, ठीक है, फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्यों? क्योंकि भाई हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी यूज है, ये किसके लिए है? ये भी एक्चुअल आउटपुट के लिए है ना। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आप एक्चुअल आउटपुट के लेते हो। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हमने इस केस में 1000 यूनिट्स बनाने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी? 4000 केजी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें यूज करनी चाहिए थी 4000 केजी, हमने यूज कितनी की? एक्चुअली 4400 मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस ₹10। वेरिएंस आ रहा है जी 400 इंटू 10, 4000 का। एंड दिस वेरिएंस इज अगेन, हमें कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी? 4000, हमने कितनी यूज कर ली? 4400, हमने ज्यादा यूज कर ली ना। दिस इज एडवर्स। और अब आप यहां से देख सकते हैं कि भाई ये 4000 मतलब मटेरियल यूजेज की वजह से 4000 का नुकसान हुआ है, परचेज की वजह से 2200 का फायदा हुआ है, जिसका नेट हमें यहां पे ये 1800 मिल रहा था, नेट 1800 नुकसान। तो हमें इन द फेस ऑफ इट लग रहा था शायद कि नुकसान है और वो भी 4000 के नुकसान का जिम्मेदार है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने तो सस्ता मटेरियल खरीद के 2200 का फायदा करवाया था हमारा। तो ये जनाब मटेरियल कॉस्ट पे, वेरिएंसेस पे हमारी डिस्कशन, मटेरियल कॉस्ट का टोटल वेरिएंस कैसे लिया जाता है एंड उसकी बाइफर्केशन प्राइस और यूजेज वेरिएंस में कैसे की जाती है। एनी क्वेश्चन? एक इलस्ट्रेशन नेक्स्ट देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट भी सेम है जी। कैलकुलेट द मटेरियल टोटल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंसेस। टोटल वेरिएंस निकालेंगे मटेरियल का और फिर प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस उसके कैलकुलेट कर लेंगे। The following information relates to the production of product Z. Extract from the standard cost card of the product Z. Standard cost card 80 स्क्वायर मीटर 10.6 के हिसाब से 848 रुपए ये पर मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड हमें दे दी गई। Actual results for direct materials in the period, 2000 units were produced and 156,000 square meter of material costing 1684800 in total were used. ठीक हो गया जी। ये हमारे पास डाटा आ गया और हमसे कहा गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताइए और उसका प्राइस और यूजेज में ब्रेकअप कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसका फॉर्मूला हमें पता है जी, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट और स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का डिफरेंस लिया जाता है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 1684800, 1684800 और स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट हम बना सकते हैं फॉर, ये 1 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट है तो 2000 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट चाहिए। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो 2000 यूनिट्स इंटू 848। तो जनाब बताइए
स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट क्या आती है आपके पास? व्हाट इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट? 1696000 और वेरियस यहां से देखिए क्या आता है? $11,200। एंड इज दिस फेवरेबल और एडवर्स? उसके लिए हम जाते हैं दोबारा कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारी स्टैंडर्ड से कम है, एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम है। इसका मतलब इस वेरिएंस की वजह से हमारे प्रॉफिट्स में इजाफा आएगा। दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। ये हमारे पास जनाब आ गया टोटल कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा जी, अब हम प्राइस वेरिएंस की तरफ चलते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइसेस का डिफरेंस लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, मैं एब्रीवेशन में ये फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको एब्रीवेशन यूज नहीं करनी होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है? आप फुल फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो प्राइस वेरिएंस के लिए आप प्राइसेस का डिफरेंस लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से। अब हमें डाटा स्टैंडर्ड प्राइस रेडीली अवेलेबल है, स्टैंडर्ड प्राइस हमें रेडीली अवेलेबल है। प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं तो पर यूनिट की बात कर रहे हैं, 10.6 स्टैंडर्ड प्राइस इज 10.6। एक्चुअल प्राइस हमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल कॉस्ट को लेके। तो हम एक वर्किंग इसकी बना लेते हैं यहाँ पे एक्चुअल प्राइस की, जिसमें हम एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं। इट इज 1684,800 divided with actual quantity 156,000। एक्चुअल प्राइस क्या है हमारी? इट इज 10.8, 10.8 लीजिए जी, ये एक्चुअल प्राइस भी आ गई इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 156,000। तो यहां से हम निकालिए वेरिएंस आपका क्या आता है? 156,000 इंटू 0.2, 31,200। एंड फेवरेबल या एडवर्स प्राइस को देखेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस 10.6 थी, एक्चुअल हमने इससे ज्यादा पे कर दी, दिस इज एडवर्स। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? इसी अंदाज में अब हम यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल क्वांटिटी हमें अवेलेबल है 156,000 kg। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की हम एक वर्किंग बना लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 2000 यूनिट्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड कितनी है? 80। 2000 यूनिट्स के लिए हमें कितनी क्वांटिटी यूज करनी थी? 160,000। एंड द स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट क्या थी हमारे पास? 10.6। लीजिए जी, यहां से आप बताइए आपका वेरिएंस क्या आ रहा है? टेन पॉइंट सिक्स इंटू 4,000, 42,400। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें 1,60,000 अलाउड थी, हमने उससे कम यूज की। दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल?
अच्छा जी, एक मटेरियल का एक और वेरिएंस देखते हैं जिसमें विल हैव टू लर्न समथिंग। इलस्ट्रेशन 4 पे आइए, कुछ एडिशनल हमने कुछ सीखना है। इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन जो आप जैसे आपको पता है जो मैं मिस करता हूं वो आपकी होम असाइनमेंट होती है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है जी? कैलकुलेट मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस। प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस। Amine company makes a single product alpha with the following standard material costs per unit. Standard cost कार्ड, मटेरियल 5 kg, 3 रुपए के हिसाब से 15 रुपए, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आ गया। देन वी हैव सम एक्चुअल डाटा, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल मटेरियल परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 196, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड। अब यहाँ पे मटेरियल परचेज और मटेरियल यूज क्वांटिटीज जो है दो आ गई हैं। दो क्वांटिटीज हमारे पास हैं। हमसे कहा गया है प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए। अच्छा जी, जहां तक तो बात है ना यूजेज वेरिएंस का, मटेरियल यूजेज, पहले मैं वो सामने लाता हूं। तो उसमें तो मामला बड़ा सीधा है। यूजेज वेरिएंस है तो इसमें तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ही ली जाएगी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम लेते हैं वो भी यूजेज की लेते हैं और इसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूला ओरिजिनल हमने जो सीखा हुआ था ना उसमें ये यूजेज का वर्ड नहीं था, लेकिन यूजेज का फार्मूला चूंकि यूजेज वेरिएंस का है तो अंडरस्टूड है ये क्वांटिटी यूज नहीं आनी है। इसमें तो मैं चैलेंज नहीं आता। तो चले पहले हम इस वेरिएंस को, यूजेज वेरिएंस को कैलकुलेट भी कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी यूज हमारी है जी 60,000 kg। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हमें अलाउड थी उसकी वर्किंग कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी है जी 5 kg पर यूनिट, 10,000 kg है तो 10,000 यूनिट्स हैं, सॉरी 10,000 यूनिट्स इंटू 5 kg पर यूनिट, इट इज 50,000 kgs। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो यूजेज की आपको अलाउड थी वो 50,000 थी, और स्टैंडर्ड प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 3 पर kg। ये डाटा चूंकि केजीज में है तो प्राइस भी आप केजी की लेते हो, ₹3। वेरिएंस आपका आ गया जी 30,000 एंड दिस इज फेवरेबल एडवर्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मुकाबले में आपने ज्यादा क्वांटिटी यूज की, दिस इज एडवर्स। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यूजेज वेरिएंस में तो मेरे को दिक्कत नहीं आई इस इशू की वजह से कि भाई आपके पास क्वांटिटीज दो आ गई, लेकिन जब हम जाते हैं प्राइस वेरिएंस पे तो वहां पे हमें लेनी है एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस, मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल क्वांटिटी से। यहां पे अब चैलेंज आता है कि भाई एक्चुअल क्वांटिटी जो हमें लेनी है वो यूज लेनी है या परचेज लेनी है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में तो दोनों अवेलेबल है, परचेज भी अवेलेबल है, यूज भी अवेलेबल है। इनमें से कौन सी क्वांटिटी ली जाए? तो इसका आंसर डिपेंड्स। इसका आंसर डिपेंड्स, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे तलहा ने कह दिया जी क्वांटिटी परचेज, तो इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका आंसर डिपेंड्स। डिपेंड्स किस पे है वो हम यहां पे बात करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको समराइज करते हैं। यूजेज वेरिएंस तुमने क्या दिया भाई, वो तो क्वांटिटी यूज पे निकलता है, उस पर तो कोई मसला ही नहीं होता, हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन प्राइस वेरिएंस में क्वांटिटी परचेज भी यूज हो सकती है, क्वांटिटी यूज भी हो सकती है। दोनों मेथड से, दोनों क्वांटिटीज को यूज करके प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा अभी अब फिर क्वेश्चन आता है कब हमने क्वांटिटी परचेज लेनी है, कब हमने क्वांटिटी यूज लेनी है। अब हम इस पे बात करते हैं। अच्छा जी, ये डिपेंड करेगा कंपनी की स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी पे। अगर तो कंपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट पे कैलकुलेट करती है तो आप प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी परचेज पे निकालते हैं। लेकिन अगर कंपनी एक्चुअल कॉस्ट पे अपनी इन्वेंट्री वैल्यू करती है तो आप क्वांटिटी कंज्यूम पे प्राइस वेरिएंस लेते हैं। अब ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई प्राइस वेरिएंस में कौन सी क्वांटिटी यूज करनी है, दैट विल डिपेंड कंपनी की स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी क्या है।
अगर कंपनी की स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे है तो आप क्वांटिटी परचेज्ड पे प्राइस वेरिएंस लेंगे। लेकिन अगर कंपनी की स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी एक्चुअल कॉस्ट पे है कि हम स्टॉक अपना एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, तो फिर आप क्वांटिटी कंज्यूम्ड पे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। एंड फाइनली you may find question is silent about its valuation policy। तो क्वेश्चन जब वैल्यूएशन पॉलिसी के बारे में साइलेंट होता है तो हम क्वांटिटी परचेज पे वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। इसकी वजह भी मैं बता देता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जब हम यूजेस बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझ रहे थे सिस्टम को, तो वहां पे हमने एक बात ये की थी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज डन एट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बेसिकली जब क्वेश्चन साइलेंट आ रहा है ना, जब क्वेश्चन साइलेंट आ रहा है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे ही वैल्यूएशन कर रही है और हम क्वांटिटी परचेज पे वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको थोड़े से 2 पॉइंट याद रखने हैं, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट तो अंडरस्टूड है कि भाई जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमें अजम्पशन लेनी है। अजम्पशन क्या लेंगे फिर हम, तो भाई कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मुताबिक चल रही है और क्वांटिटी परचेज पे हम वेरिएंस निकालेंगे। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? तो जनाब हम अपने सवाल की तरफ आए तो इस सवाल में तो ऐसी कोई पॉलिसी का जिक्र ही नहीं है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। तो हमने भी क्या सीखा, जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जिक्र ना हो तो हम क्वांटिटी परचेज्ड पे प्राइस वेरिएंस निकाल लेंगे। इस केस में हम क्वांटिटी परचेज्ड पे प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। तो एक्चुअल प्राइस हमारी क्या है, गिवन है एक्चुअल प्राइस हमारी। एक्चुअल प्राइस हमें गिवन नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल प्राइस हमारी आएगी 196,000 डिवाइडेड विथ 70,000। तो क्या ये एक्चुअल प्राइस? इट इज 2.8। The actual price is 2.8, standard price is 3, actual quantity purchased is 70,000. So what is the variance? It is 14,000, I believe. And this is favorable, adverse? This is favorable क्योंकि actual price हमारी standard price से कम है। This is favorable variance। जी जनाब, any question, कोई सवाल? अच्छा, एग्जाम में हमें सिर्फ वेरिएंस की कैलकुलेशन नहीं आती, हमसे बाज़ का वो वेरिएंस की पॉसिबल कॉजेज भी पूछता है। कोई वेरिएंस अगर फेवरेबल है या एडवर्स है तो उसकी पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकती हैं। आपके सामने स्लाइड पे फेवरेबल एडवर्स वेरिएंस की पॉसिबल कॉजेज आ रही हैं। इनको भी हमें समझ के थोड़ा सा याद करना होगा। एग्जाम में हमें इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आता रहा है। तो काइंडली ये रीड थ्रू दीज रीजंस, और किसी रीजन पे आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए आप पूछ सकते हैं। अपना माइक ऑन कर लीजिएगा क्योंकि बस हमारी आगे क्वेश्चन अब डिस्कशन खत्म है। अब हम बस इसी पे डिस्कशन करके अपना क्लोज करेंगे। कल से हम बाकी वेरिएंसेस पे बात शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। लेबर पे, वेरिएबल ओवरहेड के, फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस कल से हम उन पे बात शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जी ये पढ़ लीजिए और माइक ऑन करके इसके बाद सवाल पूछ लीजिएगा जो पूछना होगा आपने। बेटा मिड टर्म का सिलेबस वैसे तो आपको कम्युनिकेट हो जाएगा आज में, अगर नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में बड़ा ऑब्वियस है। बजटिंग तक का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो बजटिंग तक का जितना आपका सिलेबस हुआ है वो सारा उस मिड टर्म का आपका सिलेबस है। तो अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं भी आती तो इट इज इंशाअल्लाह अप टू बजटिंग, क्योंकि बजटिंग हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं।
तो वहां तक इंशाअल्लाह। नहीं जी बेटा, क्लासेस चलती रहेंगी, क्लासेस में कोई ऑफ नहीं आएगा। हम ऑलरेडी, हमारा सेशन लेट शुरू हुआ हुआ है, आप सबको पता है। वी डोंट अफोर्ड कि हम क्लासेस में कोई ब्रेक लें फर्दर, या आपकी अपनी स्टडीज के साथ साथ आपने इनको रिवीजन्स को और एग्जाम्स को मैनेज करना है। जी एनी क्वेश्चन, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछिए। बेटा, आप लोअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल खरीदोगे तो लोअर क्वालिटी यू आर एबल टू बाय इट चीपर ना। प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपने लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल बाय किया। उसकी पॉसिबल कॉज की हम बात कर रहे हैं कि प्राइस वेरिएंस फेवरेबल क्यों आया। पॉसिबल रीजन इज कि आपने शायद हल्की क्वालिटी, लोअर क्वालिटी बाय कर ली। आगे चल के ऐसे एक बात आनी थी, लेकिन मैं यहां पे आपको एक कनेक्शन भी दे सकता हूं। इसको हम कहते हैं जी वेरिएंस का इंटरकनेक्शन। जैसे प्राइस वेरिएंस हमने कहा जी फेवरेबल क्यों आया, क्योंकि हमने लो क्वालिटी मटेरियल बाय की। और प्राइस वेरिएंस फेवरेबल जब आता है तो इससे यूजेज वेरिएंस एडवर्स आ जाता है। ये दोनों वेरिएंस इंटरकनेक्टेड हैं। प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, यूजेज वेरिएंस एडवर्स आ रहे हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने सस्ता मटेरियल खरीदा, और सस्ता मटेरियल खरीदने की वजह से वेस्टेज आपकी ज्यादा हो गई। तो प्राइस वेरिएंस तो फेवरेबल आ गया, लेकिन वेस्टेज की वजह से यूजेज वेरिएंस एडवर्स हो गया। जिसको हम कहते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरिएंसेस। दैट टाइम हमें इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरिएंसेस मिलते हैं। सिमिलरली एक इंटरकनेक्शन आप यहां पे भी देख सकते हो। बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल खरीदोगे, प्राइस वेरिएंस एडवर्स आएगा, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, यूजेज वेरिएंस आपका फेवरेबल हो जाता है लेस वेस्टेज की वजह से। दिस इज इंटरकनेक्शन ऑफ वेरिएंसेस। एक वेरिएंस, दो वेरिएंसेस की कॉज पीछे एक ही होती है, दो वेरिएंसेस कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, आज की डिस्कशन फिर हम यहाँ क्लोज करते हैं। कल इंशाअल्लाह हम बाकी आगे जो कॉस्ट हैं उनकी वेरिएंसेस पे जाएंगे। कल हम प्राइमरली लेबर के वेरिएंसेस डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि वेरिएबल लेबर के वेरिएंसेस में डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा है। उसमें तीन सेट ऑफ फार्मूलाज हैं लेबर के वेरिएंसेस के, तो उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे इंशाअल्लाह कल। और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड, ये चैप्टर जैसे आपको बता दिया गया है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कंफर्म एक एग्जाम क्वेश्चन हमें आना होता है। 95% प्लस चांसेस है कि हमें एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू, सलाम अलैकुम।